हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल सिविल सर्विसेज फाइटर पर। आज दूसरा लेक्चर है मेरा हिस्ट्री का और आज हम ले रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता को। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले हम इसको देखेंगे और इसके तहत हम देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का नाम कैसे पड़ा, उसका क्या काल है, उसका उद्भव के संबंध में क्या मत है, उसका विस्तार क्या है, नगर के निर्माण और नगर नियोजन से संबंधित विशेषताएं क्या क्या हैं जो कि उसको विशिष्ट बनाती हैं, उसका प्रशासन क्या है, अर्थव्यवस्था क्या है, समाज संस्कृति क्या है और इसके पतन के संबंधित अवधारणा। सबसे पहले हम इसके नामकरण को लेते हैं। तो नामकरण में पहला मत ये है कि इसको हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है, इसको दूसरा सिंधु घाटी सभ्यता, तीसरा कांस्ययुगीन सभ्यता, चौथा प्रथम नगरीय सभ्यता और सिंधु सरस्वती सभ्यता। 5 इसके नाम मिलते हैं। तो एक एक करके हम नाम उठाते हैं कि हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं, क्योंकि 1921 में दयाराम साहनी ने सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थल की खोज की थी, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। उस वक्त पुरातत्व विभाग के निर्देशक सर जॉन मार्शल थे। ठीक, तो ये हड़प्पा सभ्यता। अब सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं, क्योंकि जो प्रारंभ में जो स्थल खोजे गए वो सभी स्थल सिंधु सभ्यता के आसपास यानी सिंधु नदी के आसपास केंद्रित थे, इसलिए इसको सिंधु सभ्यता कहा गया। कांस्ययुगीन सभ्यता क्यों कहा गया, क्योंकि ये पहली सभ्यता है जिसमें पहली बार तांबे और टिन को मिलाकर कांसे के उपकरण बनाए गए और कांसे का प्रयोग किया गया। प्रथम नगरीय क्रांति, इसको प्रथम नगरीय क्रांति या प्रथम नगरीय सभ्यता भी बोलते हैं भारत की। ठीक है, या भारत का प्रथम नगरीकरण भी है ये। क्यों है, क्योंकि इससे पहले नवपाषाणकालीन बस्तियां हैं जो पशुपालक और खाद्य उत्पादक बस्तियां हैं, लेकिन वहां अभी नगरों का निर्माण नहीं हुआ है। और इसके बाद जो आती है ऋग्वैदिक काल, जो है ऋग्वैदिक काल में भी नगर नहीं है। तो इसलिए भारत का प्रथम नगरीकरण या भारत की प्रथम नगरीय क्रांति या भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता हम कहें तो वो सिंधु सभ्यता को बोला जाता है। एक अन्य नाम जो अपेक्षाकृत आधुनिक या नया नाम है, सिंधु सरस्वती सभ्यता। इसको सिंधु सरस्वती सभ्यता कहने के पीछे कारण ये है क्योंकि इसके जो नए स्थल हैं वो अधिकांश स्थल सरस्वती नदी के किनारे प्राप्त हुए हैं और सिंधु से लेकर सरस्वती के नदी के बीच में इसका सबसे अधिक घनत्व था, सबसे अधिक बस्तियां पाई गई हैं, इसलिए इसको सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं। अब बात आती है कि इसके काल विभाजन की। तो यदि हम इसके टाइम पीरियड की बात करें तो इसका जो मोटा टाइम पीरियड है वो 3500 से लेके 1300 बीसी तक आता है, कहीं कहीं ये 800 बीसी तक भी आएगा। ठीक है, बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट है ठीक है, तो ये तो आप जानते ही होंगे एडी और बीसी में क्या अंतर होता है। अगर आपको नहीं पता है तो मुझे कमेंट करें, मैं किसी वीडियो में उसको क्लियर कर दूंगा। तो 3500 से 1300 तक की यहाँ तक बात है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण जिसको हम हड़प्पा सभ्यता के रूप में पढ़ते हैं वो इस सभ्यता का विकसित स्वरूप है। किसी भी सभ्यता के विकास से पहले का चरण एक होता है, जब सभ्यता विकसित होनी शुरू होती है उसे पूर्व हड़प्पा काल कहा गया है। फिर विकसित हड़प्पा काल है, फिर हड़प्पा के पतन के पश्चात कुछ समय तक ये सभ्यता अन्य रूपों में जारी रही, उसे उत्तर हड़प्पा काल कहा गया। तो यदि इस विभाजन को देखें तो पूर्व हड़प्पा में 3500 से लेकर 2600 बीसी का समय आता है, 2600 से लेकर 1900 2600 से 1900 तक जो टाइम पीरियड है, ठीक है, ये विकसित हड़प्पा सभ्यता का काल है। अब ये 600 वर्षों तक अस्तित्व में रही है, तो ये 600 वर्षों का इसका विकसित हड़प्पा सभ्यता का काल है। और उत्तर हड़प्पा काल 1900 से लेकर 1300 तक माना जाता है। इसकी टाइम ये जो 1300 है कहीं 1200 भी होगा, कहीं 800 भी होगा, लेकिन मोटा हम मानते हैं कि 1900 के बाद। एक चीज़ और स्पष्ट कर दूं कि कुछ किताबों में आपको 2300 से लेकर 1700 तक भी विकसित हड़प्पा का टाइम पीरियड मिलेगा। ये दोनों ही डेट सही हैं क्योंकि अलग अलग स्थलों के अलग अलग विद्वानों के आधार पर है। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता यदि केवल हड़प्पा सभ्यता पूछे तो सामान्य तौर पर जीएस में हम इसमें 2300 से 1700 लगाएंगे, लेकिन जो लोग ऑप्शनल पढ़ते हैं उन्हें पूरा पढ़ना होता है कि पूर्व हड़प्पा काल, जैसे कालीबंगा से आपने सुना होगा कि खेत को जोतने के साक्ष्य मिले हैं, वो हड़प्पा काल के हम उसमें पढ़ते हैं पूर्ण हड़प्पन है वो, है ना। हड़प्पा सभ्यता के जो विशेषताएं थी उसके विकसित होने से पहले की वो चीज़ें हैं। तो ये पूर्व हड़प्पा है, विकसित हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं हम हड़प्पा सभ्यता के उद्भव के। हड़प्पा सभ्यता का उद्भव कैसे हुआ, ठीक है। ओरिजिन ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन
इसके ओरिजिन के पीछे पीछे दो थ्योरी हैं। पहली है विदेशी उत्पत्ति, ठीक है। जो विदेशी उत्पत्ति वाली है थ्योरी है, उसमें मेन रूप से जो उसके थिंकर्स हैं, जो विद्वान लोग हैं, उन्होंने कहा है कि मेसोपोटामिया की जो सुमेरी सभ्यता थी, उससे हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ। इस मत को मानने वाले कौन कौन लोग हैं? इस मत को मानने वाले लोगों में व्हीलर हैं, मार्शल हैं, कौसाम्बी हैं। अब व्हीलर, मार्शल, कौसाम्बी ये लोग क्या तर्क देते हैं? इनका पहला तर्क है कि सभ्यता का विकास सर्वप्रथम मेसोपोटामिया की सुमेरी सभ्यता में हुआ और वहीं से वो विश्व के अन्य भागों में फैली। वास्तव में हम देखें तो ये जो तर्क है, ये तर्क उपनिवेशवादी मानसिकता का परिचायक है। क्यों? क्योंकि उपनिवेशवादी मानसिकता, मैं क्यों कह रहा हूँ उसे, क्योंकि अंग्रेजों का ये मानना था कि उनकी एक थ्योरी थी व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी, अर्थात इंग्लैंड को या श्वेत लोगों को गॉड ने एक विशेष दायित्व दिया है कि वो पूरी दुनिया को जाके सभ्य बनाए। इसी आधार पर उन्होंने अपने उपनिवेश स्थापित किए, तो उसी से प्रेरित होकर इन्होंने ये थ्योरी दी है। दूसरा, जो सुमेर से कुछ लोग भारत आए और उन्होंने भारत में सभ्यता की स्थापना की, ये दूसरा तर्क है उनका। इस तर्क का आधार भी क्या है कि जिस प्रकार से उपनिवेश बसाए अंग्रेजों ने, ठीक है, जिस प्रकार से यूरोपियों ने उपनिवेश बसाए, उसी प्रकार से उस वक्त भी जो नगरीकरण है वो भारत में स्थापित किया गया। इनका मानना है कि जो भी अच्छी चीज़ें होती थी पहले यूरोप में होती थी, ठीक है। तीसरा तर्क क्या दिया है कि लकड़ी की सहतीरों का प्रयोग हुआ है, यहाँ पर कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है। ऐसा ही कहाँ होता था? सुमेर सभ्यता में होता था। इसको इन्होंने आधार। चौथी बात इन्होंने कहा है, वास्तव में ये जो बात है, चौथी वाली बात, ये पूरी तरह सत्य नहीं है। बलूचिस्तान में सुमेर के समान ही जुगरात पाए गए। अब ये जुगरात क्या? जुगरात एक टीला सा होता था, वास्तव में पूजा से संबंधित होता था। लेकिन जो बलूचिस्तान में पाए गए हैं उससे ये स्पष्ट नहीं होता है कि वो सेम जुगरात के जैसे हैं। लेकिन अगर इन सारे जो उन्होंने तर्क दिए इनको हम मान भी लें तो इसके विपक्ष में तर्क ज़्यादा है। विपक्ष में क्या क्या तर्क हैं? सिंधु सभ्यता का नगर नियोजन ज़्यादा व्यवस्थित है, जबकि जो सुमेरी सभ्यता है वो बेतरतीब बसे हुए नगर हैं, ठीक है। सिंधु सभ्यता में ग्रिड पद्धति पे नगर बसे हुए हैं, सड़कों की एक चौड़ाई निश्चित है, उनके किनारे निश्चित रूप से नालियाँ बनी हुई हैं जो ढकी गई हैं, ठीक है। ये सब विशेषताएं हैं, लेकिन वो विशेषताएं कहाँ नहीं मिलती हैं? सुमेर सभ्यता में नहीं मिलती हैं। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया, जबकि सुमेर के लोग पक्की ईंटों से परिचित नहीं थे, वहाँ कच्ची ईंटों का प्रयोग होता था। अगर लिपि के आधार पर भी देखें तो दोनों की लिपि में बिल्कुल अंतर है। सिंधु सभ्यता की लिपि चित्राक्षर लिपि है, जबकि सुमेर सभ्यता की लिपि कीलाक्षर लिपि है, ठीक। इसके अलावा सिंधु सभ्यता में मंदिर जैसे अवशेष नहीं मिलते हैं, जबकि हमें सुमेर सभ्यता में मंदिर के अवशेष मिलते हैं। तो इन आधारों पर ये स्पष्ट होता है कि जो ये माना जाता है कि विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत है, ये खारिज कर दिया जाता है। अब बात करते हैं स्वदेशी उत्पत्ति। स्वदेशी उत्पत्ति से आशय क्या है? पहली बात तो ये आएगी। दूसरी बात, स्वदेशी उत्पत्ति का आशय ये है कि इस सभ्यता का उदय किसी बाहरी लोगों के आने से नहीं हुआ, बल्कि यहीं पर जो ग्रामीण बस्तियां थी उनका धीरे धीरे विकास हुआ और वही बस्तियां जब अतिरिक्त उत्पादन करने लगी तो वहाँ पर नगरीय सभ्यता का विकास हुआ। वास्तव में जो ईरानी बलूची संस्कृति या ग्रामीण बस्तियां थी, उन्हीं से हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ। अब इस संबंध में भी अनेक विद्वानों ने मत दिए हैं। सोथी संस्कृति जो कि राजस्थान में थी, तो उसके संबंध में अमलानंद घोष ने और अलचिन दंपत्ति, इन दोनों का मानना है कि जो हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ है वो सोथी संस्कृति से हुआ है। इसी प्रकार बलूचिस्तान की जो प्राक हड़प्पन बस्तियां थी, उनसे हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ, ये मानना है फेयर सर्विस का। फेयर सर्विस ने नाल, कुल्ली, राना गुंडई, आमरी, कोटदीजी आदि के आधार पर यह माना कि यहाँ इन बस्तियों से क्या हुआ? हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ। वास्तव में जो स्वदेशी उद्भव का मत है, ये ज़्यादा तार्किक प्रतीत होता है, क्योंकि कोई भी स्थान अचानक से नगर नहीं बनता है, बल्कि वहाँ की सुविधाएं, वहाँ का उत्पादन और वहाँ अन्य प्रकार की जो भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, जो
अर्थव्यवस्था संबंधी परिस्थितियां हैं, उनसे किसी नगर का निर्माण होता है, तो ये मानना ज़्यादा तर्कसंगत लगता है कि पूर्व की कृषक संस्कृतियां ही विकसित होकर नगरीकरण के स्तर तक पहुंची थी। तो अब अगले वीडियो जो है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे हड़प्पा सभ्यता का विस्तार और नगर नियोजन। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे बताइए, और प्लीज़ सिविल सर्विसेज फाइटर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।